हे गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज इस लेक्चर्स में हम केवल और केवल रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सबके लिए। जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता रहा, मैं फिर बता रहा हूँ यार, बकवास की कहानी में बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल कहानी बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल कहानी बता रहा हूँ पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ऐसा भी नहीं है मैं 20 लेक्चर्स में से पढ़ाने वाला हूँ, मैक्सिमम 7 लेक्चर लगेंगे इस पूरे टॉपिक को कवर करने में। तो प्लीज सारे लेक्चर्स को, सारे टॉपिक्स को, सारे लेक्चर्स को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना और प्लस नोट्स बनाते जाना। अगर किसी भी टॉपिक्स पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होती है, या आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। कल हमने ओम्स लॉ का प्रूफ देखा था, कल हमने ओम्स लॉ का प्रूफ देखा था और वहां पे हमने देखा था V = IR और R = क्या मिला था हमें 2mL/NEA टाउ, ये हमें मिला था। फिर यहां से हमने कुछ चीजें डिफाइन की थी, 2m/NE टाउ इंटू L/A। हमने कहा था ये जो फैक्टर है ये किसी भी एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया था, रेजिस्टिविटी। बेसिकली इसे हमने रो से डिनोट किया था और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। सेकेंड हमने 1/ρ = क्या बोला था, कंडक्टिविटी, इसे हमने सिग्मा से डिनोट किया था। इसका जो यूनिट होती है सिग्मा की वो क्या होती है, महो पर मीटर होती है। ठीक है, ये इसकी यूनिट है और ये इसकी यूनिट है। ओके, फिर हमने देखा था 1/r को क्या बोला था हमने, 1/r को हमने कंडक्टेंस बोला था, कंडक्टेंस। ठीक है, और इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, महो से। ओके, इस तरीके से हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी और वहां पे जो L और A थे, लेंथ और एरिया, R = ρL/A में जो L होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर along the direction of करंट फ्लो होता है। किसकी डायरेक्शन में, करंट फ्लो की डायरेक्शन में जो कंडक्टर्स की लेंथ होती है उसे हम L बोलते हैं और जो A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के। ठीक है, एरिया कैसे लेंगे हम, करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है वो एरिया होगा उसे लेंगे। और लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ρL/A में जो रेजिस्टेंस R = ρL/A मिला। अब हम यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस होता है किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इतनी ही बात, बेसिक बातें थी जो मैंने कल की क्लास में की थी। आई थिंक ये सब बातें आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल पे डिपेंड करती है, एक मटेरियल की ये फिक्स होती है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे, किन किन बातों पे, किन किन भावनाओं पे निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली जैसे आपने देखा R = ρL/A। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर्स। तीसरी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। चौथी बात कौन सी है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स।
और एंड चौथी पांचवी बात जो है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, और कलर कोडिंग ऑन कंडक्टर्स पे। कलर कोडिंग ऑफ कंडक्टर, कलर कैसे कलर कोड किया जाता है कंडक्टर, इस बात पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, एक एक करके हम सारी डिपेंडेंसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर लेंथ और एरिया की बात करें तो कैसे डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर्स की लेंथ बढ़ाई जाएगी तो आपको जाहिर तौर से पता है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर किसी कंडक्टर्स की क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलर बात करें, अगर लेंथ को घटाएंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू जो सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये सारी चीजें इस तरीके से रो एल बाई ए मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड R is inversely proportional area of cross section perpendicular to the current flow। यहाँ से रो एल बाई ए वाले रिलेशन से आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, लेंथ और एरिया वाले डिपेंडेंसी में इस चीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट डालना और लिखना। सबसे पहले आपने अपन को क्या पढ़ाएंगे, डिपेंडेंसी ऑफ लेंथ एंड एरिया, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ एंड एरिया। सबसे पहले हम लेंथ पे इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे। लेंथ पे जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हो R इज टू रो एल बाई ए। अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर्स along the direction of करंट फ्लो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक कितना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स के बराबर होता है। जैसे सपोज करो एक कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 10 मीटर है और एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 8 मीटर है और दोनों में डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम है। मतलब अगर हम बताएं कि दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, सेम मटेरियल के बने हुए कंडक्टर हैं, मतलब दोनों में रो सेम है। दो कंडक्टर हैं, दोनों सेम मटेरियल से बनाए गए हैं। इसका मतलब सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है, दोनों में रो की वैल्यू सेम है। इसमें भी रो है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो L है और यहाँ पे जो लेंथ है वो 2L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो इसमें रेजिस्टेंस R1 है और इसमें रेजिस्टेंस R2 है, दोनों में रेजिस्टेंस बताओ तो R1 रेजिस्टेंस क्या आएगी, रो L बाई ए आएगी। वहीं R2 रेजिस्टेंस आप देखोगे 2 रो L बाई ए, मतलब यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस 2 टाइम ऑफ R1 रेजिस्टेंस क्या आई। इसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलोंग द डायरेक्शन, करंट यहाँ पे कहाँ फ्लो हो रही थी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। करंट इसमें दोनों कंडक्टर में इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, एक में R1 इक्वल्स टू रो एल बाई ए आया और R2 इक्वल्स टू 2 रो एल बाई ए आया। मतलब हमने देखा कि जब लेंथ को दोगुना कर दिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोगुना हो गई, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन बातों का ध्यान रखा गया। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा गया और दूसरी चीज लेंथ, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दोनों में सेम ही था। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो चेंज हो जाता तो फिर एरिया की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होता जाती है अगली बार हम उसी को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, दो बिंदु मैं आपको लिखवाने वाला हूं, क्योंकि किसी भी कंडक्टर्स की नोट पॉइंट डाल के लिखना। पहला नोट पॉइंट ये होता है कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। सपोज करो एक लेंथ है, इसका L है, एक लेंथ L है, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऐसा है। अब इस कंडक्टर के साथ हम लाके एक दूसरा कंडक्टर ऐड कर देते हैं, दूसरा कंडक्टर ऐड कर देते हैं, दूसरा कंडक्टर हम लाके ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो जो रेजिस्टेंस होगा आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। यहाँ पे सपोज करो एक एल नॉट लेंथ का कंडक्टर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का लाके ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगी। मतलब यहाँ पे अब जैसे एल लाके और ऐड कर दिए हो तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी एल प्लस एल नॉट रो एल प्लस एल नॉट बाई ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तब होता है जब एक कंडक्टर्स के बगल में दूसरा कंडक्टर लाके जोड़ा जाए। वहीं अगर किसी भी कंडक्टर्स का लेंथ बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता था, कंडक्टर को पकड़ के खींच देते। जब आप कंडक्टर को पकड़ के खींच कर दोगे तब जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी वो प्रोपोर्शनलिटी दूसरी तरीके की, वो प्रोपोर्शनलिटी बेसिकली का बढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। तो हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और उसे बताते हैं। इसमें नोट पॉइंट सेकंड डाल के लिखना है। पहला नोट पॉइंट क्या था, हम एक कंडक्टर्स को बगल में लाके सेम क्रॉस सेक्शन का एरिया का कंडक्टर लाके ऐड कर देते थे, तब क्या होता था। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम किसी कंडक्टर्स की लेंथ को खींचकर बढ़ाते हैं, सपोज करो एल लेंथ है और इसकी कंडक्टर्स की लेंथ को हम खींचकर बढ़ा दी और इसका जो रेजिस्टिविटी है रो है और लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, ऐसा मैंने इसे खींच के जब बढ़ा दिया, इसे क्या करेंगे खींच के बढ़ाएंगे तो जो इसकी रेजिस्टेंस होगी एन स्क्वायर टाइम आर के बराबर होगी। एन स्क्वायर जो नई रेजिस्टेंस आएगी इसकी, उसका नाम इनिशियली रेजिस्टेंस इसके पास सपोज करो आर नॉट है, तो ये जो नई रेजिस्टेंस उसकी खींचने के बाद एन टाइम खींचने के बाद जो मिलेगी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगी। अब इस पे एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। सपोज करो आपके पास कोई कंडक्टर्स है जिसकी लेंथ इनिशियली एल थी और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर था। इसे क्या किया गया, खींच कर एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, इसे खींच कर 3 गुना कर दिया गया। क्या किया गया, इसे खींचकर 3 गुना कर दिया गया। यहाँ पे मैंने प्योर हिंदी में लिखी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ एल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो और एरिया क्रॉस सेक्शन ए था, फिर हमने क्या किया, इसे खींचकर 3 गुना कर दिए। अब हमसे पूछा इसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इनिशियली रेजिस्टेंस कितना है इसके पास, पहले हम एक कैलकुलेट करते हैं आर नॉट। जो इनिशियली रेजिस्टेंस हमें मिलेगा रो एल बाई ए मिलेगा। जब हम खींचे नहीं थे तो लेंथ एल थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो था और ए क्या थी, एरिया क्रॉस सेक्शन। फाइनली हम इसे कितने गुना खींचे हैं, तो यहाँ पे देख रहा होगा 3 टाइम इसे खींच 3 टाइम इसे इंक्रीज कर दिए हैं। तो 3 टाइम इंक्रीज करें तो एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जो फाइनली रेजिस्टेंस मिलेगी आर क्या मिलेगी 3 का स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी आर इक्वल्स टू क्या मिलेगी 9 रो एल बाई ए आ जाएगी। 9 रो एल बाई ए के बराबर हो जाएगी इसकी फाइनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू आर नॉट में जो एन होता है नंबर्स ऑफ टाइम, वो क्या होता है नंबर्स ऑफ टाइम इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स होता है। कितने टाइम कितनी गुना हम उसे कंडक्टर्स की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं वो एन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 गुना कर रहे थे तो यहाँ पे 3 हो गई एन की वैल्यू। अगर 2 गुना इसे इंक्रीज करते तो एन की वैल्यू 2 हो जाती है। जनरली ऐसे क्वेश्चन एक आध बार पूछे गए हैं तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म रहते हैं, बोर्ड और नीट एग्जाम में हो सकता है कि आपसे फिर से इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाए आने वाले एग्जाम में। इसलिए इस बात को थोड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं, अपने दिल और दिमाग में बसा के रखना। ठीक है, अब दूसरी डिपेंडेंसी पढ़ते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डिपेंडेंसी आपको पढ़ना है, एरिया चलिए आपको पता आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए और एरिया रेजिस्टेंस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। लेकिन ध्यान बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो एरिया होता है ए, ये कौन सा एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इस बात का भाई साहब बहुत ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। क्लियर? और एक बहुत आसान बात थी, मे भी ये बात आप समझ गए होंगे और आपको समझ ली जानी चाहिए थी, बहुत बेसिक से ऐसा हम कर रहे थे, ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन बेस पे करवा दिया ताकि आपको क्लियरिटी बेहतर मिल जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है था। ये तो मान लो आप रिलेशन से भी देख लेते, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए वाले रिलेशन से भी ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अपना ये है कि ये कैसे समझ में आएगा कि सर डायरेक्शन ऑफ करंट पे कैसे फ्लो करती है। अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर इधर से करंट फ्लो सपोज करो ये आयरन मेटल रॉड होती, तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो होता इस रॉड से, तो अगर हम करंट को इस डायरेक्शन से फ्लो करवाते तब फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कंडक्टर के लिए कुछ और होती। सिमिलर अगर हम करंट को इस डायरेक्शन से इधर से निकालते तो इसमें करंट की वैल्यू अलग होती। ये बात कैसे होगी, ये बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बात समझाते हैं कैसे करंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे कैसे डिपेंड करता है। अब पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ करंट, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो की डायरेक्शन पे कैसे रेजिस्टेंस निर्भर करता है, इस बात को समझेंगे। उसके लिए हम एक कंडक्टर्स लेते हैं सबसे पहले, और इस कंडक्टर को हम 3D में इमेजिन, देख भाई ये हमारे पास एक क्यूबिकल शेप का कंडक्टर्स है, इसकी लेंथ ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक भाई, इसकी जो लेंथ है कंडक्टर्स है ए बी वाली लेंथ है एल है, हाइट इसकी एच के बराबर है, और ए सी वाली लेंथ इसकी बी के बराबर है। ठीक है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर्स बी के बराबर है। ठीक है, ए बी लेंथ ए के एल के बराबर है, ए वाली लेंथ ए जी लेंथ एच के बराबर है, और बी सी लेंथ ए सी लेंथ डी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन लेते हैं फ्लो करवाने के लिए, इस वाली डायरेक्शन से करंट हम फ्लो करवाते हैं इसमें। ठीक है, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से सपोज करो करंट आई बह रहा है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या होगी, आर की वैल्यू। तो आप कहोगे आर इज टू, इस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, कहोगे रो लेंथ ऑफ कंडक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऐसी है कि इस डायरेक्शन में लेंथ ऑफ कंडक्टर्स क्या है, तो आप करोगे सर इस डायरेक्शन में लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है एल है, तो रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ये है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यही तो है, चाहे इसे बोलो और चाहे इसे बोलो, दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही होंगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होंगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होगी, मतलब लेंथ यहाँ पे b और b इनटू h के बराबर होंगी, bh। ये क्या होगा,
रो एल बाई बी एच ये बेसिकली होगा रेजिस्टेंस जब करंट किधर से बह रहा था, इस एल लेंथ के अलोंग बह रहा था। ठीक है, इसका ये सपोज करो I1 करंट बह रही थी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आया R1 आया। ठीक है, यहाँ सपोज करो एक करंट I2 बहना शुरू की और उसकी बहने की डायरेक्शन ए थी इसी कंडक्टर में। अब यही करंट हटा के हम यहाँ पे करंट लगाते हैं। सपोज करो I2 करंट यहाँ से बह रही है तो देखो अब इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस R2 जो आ रहा है उसे देखो क्या आएगा, R2 इक्वल्स टू रो एल बाई रो लेंथ ऑफ कंडक्टर्स टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। लेंथ ऑफ डायरेक्शन करंट ऐसे इधर से जा रही है, इस डायरेक्शन में जब करंट जाएगी तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगी, h होगी, रो h अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। तो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही वाला होगा और एक किसके बराबर होगा, bl के बराबर होगा। हाँ सर सही बात कहे, मैंने एक ही कंडक्टर में दो डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाई तो हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग मिली। इसका मतलब साफ है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे डिपेंड करता है और ये बात सही है। इसीलिए हम R इक्वल्स टू रो एल बाई ए में L इज द एरिया लेंथ ऑफ कंडक्टर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का यूज करते हैं और A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर टू द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं कंडक्टर का, वो करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेते हैं और लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो लेते हैं। क्या ये बात आप समझ में आई आपके या नहीं? और विद द एग्जांपल मैंने आपको ये बात प्रूव करके दी। अगर आप चाहो तो इधर से करंट फ्लो करवा के आप देखिए ना, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मिलेगी अलग मिलेगी। फिर बताया कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे डिपेंड करती है। क्लियर है बात? इतनी बात नोट करो, फिर इस पे कुछ बेहतर क्वेश्चन करवाते हैं जो शायद आपके जिसके करने के बाद आपके फ्रॉड के रूप में निकल सकते हैं। तो प्लीज इसे पहले नोट करो, देन इसके बाद चलते हैं थोड़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जरा ध्यान से देखना और इन क्वेश्चनों को समझने का भी प्रयास करना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सपोज करो एक आपके पास सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर का इनर रेडियस सपोज करो R1 है और एक इसका आउटर रेडियस R2 है। चलो भाई, कुछ कंडक्टर है, इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या दी गई मैंने, रेजिस्टिविटी रो है। एक मटेरियल के लिए सेम होती है ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात। इस डायरेक्शन में सर इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है, कैसे? इस डायरेक्शन में। अच्छा सर बहुत बढ़िया। इस लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, L है, हमें बताना है इसमें रेजिस्टेंस की। सपोज करो करंट I बह रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो फिर कहेंगे सर R इक्वल्स टू रो L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। इसके पास जाएंगे और कहेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर तो R L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो
यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, देखने वाली बातें हैं। यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर वाली क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो हो रहा है। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यही R2 माइनस R1 वाली जो रेडियस की इतनी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसी में से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो R की वैल्यू मिलेगी आपको रो L अपान पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्या होगी? बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? सर होंगे भी तो समझ ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के लाते हो। अब देखो, इसी क्वेश्चन को और अच्छा बनाया जा सकता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, सपोज करो यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अगर हमने करंट को इधर से फ्लो करवा दिया, सामने से इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करवा दिया। चलिए इसे नोट कर लिए हो तो इसे इरेज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा बन सकता है। देखो यार, जब तक तुम थिंकिंग करना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चंस फिर चाहे जो भी बनेंगे आपसे नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये बात है कि तुम थिंकिंग करो, कोई प्रॉब्लम देखो इसे कितने अदर वे हैं सॉल्व करने के, कितने अदर तरीके हैं इसे फॉर्म करने के। जब एक काम करना सीख गए ना, अब प्रॉब्लम क्रिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर उसके बाद सब कुछ आपके लिए आसान लगेगा। लेकिन एक चीज आपको आनी चाहिए ना, जैसे आप एक क्वेश्चन देखें कि सर कंडक्टर से एक हॉलो सिलेंडर से करंट इधर डायरेक्शन में फ्लो करे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए था अगर हम इधर से करंट फ्लो करवा दें या ऊपर मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से अगर हम करंट फ्लो करवा दें तो फिर क्या कहानी होगी, ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए थी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपके दिमाग में नहीं क्लिक की हो या नहीं की हो, कोई बात नहीं, हम तो करवाएंगे। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। इसकी आउटर रेडियस कितनी थी? R2 थी। इनर रेडियस कितनी थी? R1 थी। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 सिलेंडर की। देखो, अगर करंट को परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो करवा दे, अब वो चाहे इधर से, भाई 3D में इमेजिन करो, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी करंट की। इस क्वेश्चन की इधर से फ्लो कराओ या इधर से फ्लो कराओ, बात एक ही है वो। ठीक है, कोई अलग डायरेक्शन नहीं है, ये दोनों डायरेक्शन कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होगी इसके परपेंडिकुलर हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसा करें? तो देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ी इमेजिनेशन अपनी और मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर ऐसे ट्राई करोगे तो हो जाए आपसे बहुत बहुत बड़ी बात है। इसे समझने के लिए आप क्या करोगे, क्या करना है, एक बेसिकली पतला सिलेंडर मानना पड़ेगा आपको, पतला सिलेंडर मानना पड़ेगा। डीआर मोटाई वाला एक सिलेंडर मान लेंगे। अच्छा सर, इसके लिए फिर हम डीआर मोटाई वाला क्या कर लेंगे? एक सिलेंडर मान लेंगे, अज्यूम करेंगे डीआर मोटाई का एक सिलेंडर है। क्या करेंगे? एक अज्यूम करेंगे, आर पे जाके एक डीआर मोटाई वाला सिलेंडर ले लेंगे। अच्छा सर, और इसकी लेंथ जानते हो ना, इस सिलेंडर की भी लेंथ वही रहेगी जो पहले होने वाली थी। इस डीआर मोटाई का कहने का मतलब हमारा अर्थ इतना था, अब आप समझ रहे होंगे डीआर मोटाई की बेसिकली करंट कैसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। करंट बेसिकली सिलेंडर है ना, तो इधर से नहीं, पहले केस में इधर से करंट फ्लो हो रही थी, अब एक सिलेंडर के इधर से करंट फ्लो हो रही है। तो इसे चलने के लिए along the direction of current flow बेसिकली एक कितना पाथ ट्रेवल करेगी, जितनी मोटाई होगी, तो हमने डीआर मोटाई ले ली है, तो लेंथ का काम कौन करेगा? डीआर मोटाई। डीआर मोटाई किसका काम करेगी? लेंथ का। लेंथ किसका काम? डीआर मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 पाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर, करंट इधर से फ्लो हो रही है ना, इसके परपेंडिकुलर, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए आला ना सरफेस एरिया, ए क्या इसके बराबर होगा 2 पाई RL के बराबर होगा। तो एरिया का काम कौन करेगा, एरिया का काम 2 पाई RL एरिया का काम करेगा। अच्छा सर, तो अब क्या करेंगे हम, इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम छोटा सा रेजिस्टेंस dr लिखेंगे। ये एलिमेंट इसी मटेरियल का काट के रखते हैं तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही होने वाला है। तो रो dr अपान 2 पाई RL, 2 पाई RL, 2 पाई RL। अब देखो जो करंट फ्लो हो रही है, बेसिकली देखो जो करंट फ्लो हो रही है, इस सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है, तो करंट तो मटेरियल से होकर फ्लो होगी कि बीच में जो खोखला पार्ट है उसमें से भी फ्लो हो जाएगी, नहीं सर, सिर्फ इनर और आउटर। तो लिमिट क्या लगाएंगे, R1 से लेकर R2 तक करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर है कि नहीं बात, यहां तक भाई साहब कोई डाउट है तो प्लीज बता देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R पूरा रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1 अपान 2 पाई L कॉमन हो जाएगा, रो 2 पाई L कॉमन हो जाएगा, 1 अपान RdR का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln R हो जाएगा, ln R इंटीग्रेशन हो जाएगा, और रेडियस लिमिट R1 से R2 तक हो जाएगा, ठीक है। तो R की जो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो अपान 2 पाई L ln R2 अपान R1, ln R2 माइनस R1 होगा, उसे R2 माइनस R1 को आप लॉग को, अगर लॉग A माइनस B है तो लॉग A अपान B भी लिख सकते हो, इसलिए इसे डायरेक्टली हमने ln R2 बाई R1 लिख दिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो इसे पूछ सकते हो भाई, कोशिश किया है मैंने आपको इसकी फील देने के लिए, लेकिन फिर बताएं फील तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं होगी। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म भी आप करना सीखना होगा, क्वेश्चन की सोल्यूशन भी आपको सीखना होगा। जब ये चीज आपके दिमाग में चलने लगी तब इसे समझ लेना कि फिजिक्स की रियल फील आपको मिल रही है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, चलिए अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो कहानी आपके लिए एकदम आसान थी, कोई दिक्कत थी तब। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तब क्या कोई दिक्कत होती है आपको, फिर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारे, आप कुछ भी बोल दीजिए। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, भाई साहब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पता नहीं आप कर भी पाओगे कि नहीं। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा और उससे क्वेश्चन ना बने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ चुके हो ये बातें तब क्वेश्चन नहीं बन रही तो ये समझ लेना, ये जो ये छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया ए है, सॉरी रेडियस ए है, बड़े वाले क्रॉस सेक्शन की रेडियस बी है। ये पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर नहीं बोल सकते, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल सेम है तो रो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो इसका इस डायरेक्शन में, हम आपको करंट फ्लो दे देते हैं, करंट बेसिकली इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस बताना है आपको। लेंथ ऑफ कंडक्टर दे देते हैं कुछ के, बिना लेंथ ऑफ कंडक्टर के तो आप इसके बारे में कल्पना ही नहीं कर पाओगे। बहुत सही बात, चलिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली यहाँ से जाओ एक्स पे, एक dx मोटाई का एक क्या ले लो, डिस्क ले लो, क्या ले लो, dx मोटाई की डिस्क ले लो।
क्लियर? कितनी मोटाई की लेंथ रिंग ए डिस्क ले रहे हो? dx मोटाई की, ठीक है, कितनी मोटाई की? dx। और जो इसकी रेडियस होगी dx मोटाई वाले रिंग की, सपोज करो r है, क्योंकि रेडियस वेरिएबल है, आप देख रहे हो उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कुछ r रेडियस इसकी रखी होगी, कुछ भी r मान लेते हैं, ओके। हाँ सर, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब इस dx वाली डिस्क में देखो, एक पतली सी dx डिस्क है, उधर से एरिया ऐसे समझ करो डिस्क है, और इधर से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो लेंथ काम इसकी मोटाई करेगी, एरिया का काम dx का, जो डिस्क की एरिया होगी क्रॉस सेक्शन, वही इसका एरिया का काम करेगी। हाँ सर, तो इस डिस्क के लिए जो हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस dr आएगा उसे लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं क्या? रो एल का काम dx करेगा, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, रो डी एक्स अपान पाई आर स्क्वायर। एक छोटी से एलिमेंट के लिए जो आया रेजिस्टेंस उसने हमने लिख लिया। लेकिन जनाब अब यहाँ पे r जो रेडियस है ये भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। अब क्या करेंगे? x और r दोनों वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा सोचो। थोड़ा सा सोचने का मतलब है कि थोड़ी सी निगाहों को बड़ा करो, निगाहों को थोड़ा दूर तक देखने की आजादी दो। और जब ऐसा करोगे एंगल आपको थीटा कुछ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो आप क्या करोगे? इस एक्सिस के अलावा क्या है? लेंथ है। इस एक्सिस के अलावा हमारा क्या है? रेडियस है। तो हम r और x के बीच में इधर क्या मिलेगा? l मिलेगा। ये पूरे कंडक्टर की लेंथ l मिलेगी, और एंगल कितना? ए ऊंचाई b, इतनी a है, इतनी b है, सॉरी इतनी a है, इतनी a है, और पूरा ये b है। हमें इतना निकालना है, b माइनस a कर सकते हैं। हाँ सर, b माइनस a कर सकते हो, b माइनस a। और फिर एंगल कितना है? थीटा है। हाँ सर, और L किसके अलॉन्ग है? L बेसिकली x के अलॉन्ग है, L x के अलॉन्ग है, और b माइनस a किसके अलॉन्ग है? बेसिकली r के अलॉन्ग है। देखो r हमने इधर माना है, रेडियस इधर है ना, और ये x इधर है, x के अलॉन्ग लेंथ है, r के अलॉन्ग b माइनस a है, ठीक है सर। तो tan थीटा बराबर स्लोप बोले तो tan थीटा या स्लोप बोले कितना आएगा? b माइनस a बाई l आ जाएगा। हाँ सर, बहुत सही बात की आप। और देखो गौर फरमाओ थोड़ा सा इसमें, y बराबर mx प्लस c होता है, क्योंकि यहाँ पे y की नाम क्या है? r है, तो r इक्वल टू mx प्लस c के बराबर। c क्या होता था? इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ए वाली लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कौन सा इंटरसेप्ट कट कर रही? कोई भी नहीं, जीरो, ठीक है। तो y r बराबर mx के बचा, तो r बराबर क्या मिल जाएगा? mx की वैल्यू हमें पता है b माइनस a बाई l इंटू एक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? dx चाहिए था। तो dr इक्वल टू b माइनस a अपान l dx आ जाएगा, dr इक्वल टू b माइनस l। अब यहां से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या मिलेगी? l अपान b माइनस a, l अपान b माइनस a dr। हाँ सर, बहुत सही बात है। तो dx यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो dr जो हमारा रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा? r अपान पाई, रो अपान पाई, r नहीं है सर, रो अपान पाई r स्क्वायर, रो अपान पाई r स्क्वायर इंटू क्या आएगा? l अपान b माइनस a dr। इंटीग्रेशन कहां से? रेडियस का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है? a से लेके b तक हो रहा है, a से लेके b तक हो रहा है, a से लेके b तक हो रहा है। क्लियर है? इसमें कोई बात, कोई डाउट? अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है कुछ, रो एल अपान b माइनस a पाई, b माइनस a इंटू पाई, और इंटीग्रेशन a से b 1 अपान आर स्क्वायर डी आर। 1 अपान आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर हो जाएगा। तो एल रो या रो एल अपान b माइनस a पाई क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपान आर ए से बी तक लिमिट। एक किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस, ठीक है। एक किसके बराबर था? डी आर। फिर इंटीग्रेशन के बाद टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप इतना हम इरेज कर सकते हैं इधर? हाँ सर, बिल्कुल। इधर चाहे तो इरेज कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसे पूरा इरेज करके लिखोगे तो r इक्वल टू रो एल b माइनस a इंटू पाई,
और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, लिमिट पुट करोगे तो अपान ए बी, एक b माइनस ए से b माइनस ए चला जाएगा, तो जो r की वैल्यू आएगी रो एल अपान पाई ए बी, रो एल अपान पाई ए बी के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स की, ठीक है, रो एल अपान पाई ए बी, ठीक है। इस रिजल्ट को याद कर पाओ, अगर आपको लगे कि ये डेरिवेशन आपके लिए महाभारत है तो आप इस रिजल्ट को याद रख लेना। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि सारे डेरिवेशन, सारे अप्रोच आपको बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर बेसिक अप्रोच आपको पता रहेगी तो ऐसे डेरिवेशन किसी भी फॉर्म में फॉर्मेट में पूछे जाएंगे तब आप कह सकते, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं करवाने वाला हूँ 2020, सॉरी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 चल रहा है, इसी में अभी जुलाई सेकंड 27 जुलाई की पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल यही था। इसमें बैटरी लोड रखा था, मतलब करंट फ्लो हो रही थी। उसने पूछा था कि क्या यहां से यहां तक जाने में करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो आप ये मान लेना इस पूरे कंडक्टर्स में करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। करंट की वैल्यू पूरे कंडक्टर में कहीं कम या ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली जो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे जितने भी पॉसिबल सवाल थे बन सकते थे, मैंने आपको कोशिश किया कराने के लिए। बाकी अभी इस पे और क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सोच सोच के बनाते जाओ। आप स्पेयर लेके उसमें से करंट फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन हम करवाएं, अब कुछ आपको भी तो करने पड़ेंगे। स्पेयर लेके करंट फ्लो करवा दोगे तो उसकी कहानी बन सकती है, ठीक है। सिलेंडर का तो मैंने करवा ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखेंगे करंट की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे कैसे होती है, फिर कलर कोडिंग ऑफ कंडक्टर्स पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। करंट की नहीं सॉरी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखते हैं। रेजिस्टेंस अब कैसे किस डिपेंडेंसी देखेंगे, टेम्परेचर पे कैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फिर उस कंडक्टर की कलर कोडिंग जो होती है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं बेसिकली जो करंट रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का, वो कैसे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, और प्लीज ये कहानी थोड़ा ढंग से समझना, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। ये चीज कि क्लास 12 में मैक्सिमम बच्चे ये चीज पढ़े नहीं रहते हैं, बिल्कुल नई चीज है, तो इसे कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा था R रो एल अपान ए रेजिस्टेंस होता था, जहां एल क्या होता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, एंड एरिया क्या होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब यहाँ पे जो रो होता था जिसे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे, इसे हमें क्या बोलते थे, 2m अपान ne टाउ, यही तो बोले थे ne टाउ, 2m अपान ne टाउ, इसे क्या बोले थे, रो। और अगर आप इसे रो की जगह पे इसे पुट कर दोगे तो r का जो हमारे पास रियल फार्मूला था 2ml अपान ne टाउ a था। जनाब अगर किसी भी कंडक्टर्स के टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, देन क्या होगा जरा ये बताना। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उनके बीच जो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है और तेज से मूवमेंट करने लगेगा, और तेज मूव करना शुरू कर देंगे। और जब वो तेज मूव करना शुरू कर देंगे तो उनके बीच जो कोलिजन होगा उनमें टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि कोलिजन का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाने का सेंस क्या है, टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो जब रिलैक्सेशन मतलब टाउ डिक्रीज कर जाएगा तो यहां से होगा क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर किसी कंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या मिलेगा, डिक्रीज मिल, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर है कि नहीं बात, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जरा इस बात को समझते हैं। सपोज करो एक कोई कंडक्टर था, कोई हमारे पास कंडक्टर है, इनिशियली इसका टेम्परेचर T इनिशियल था और इस समय इसके पास रेजिस्टेंस R0 था। इनिशियली टेम्परेचर T इनिशियल था और टेम्परेचर रेजिस्टेंस R0 था। हमने इसके टेम्परेचर में डेल्टा T का इंक्रीज किया, टेम्परेचर को हमने क्या किया, dt इंक्रीज किया, छोटा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया टेम्परेचर को, और रेजिस्टेंस जो है ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये थोड़ा मतलब जो रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट था वो किसके प्रोपोर्शनल था,
टाइम के dt के। हाँ सर बिल्कुल सही बात, बहुत सही सही बात, एकदम जबरदस्त बात है। अच्छा मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आया dr, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के था। dt मतलब टाइम नहीं है, dt मतलब टेम्परेचर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी है बेसिकली, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो कि अल्फा है। भाई साहब एक प्रोपोर्शनलिटी है, ए अल्फा, प्रोपोर्शनलिटी को सही से ही लिख देते हैं, ए इसके प्रोपोर्शनल होंगे, और फिर डी अल्फा dt के हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर इसका R0 था जब टाइम इंटरवल t, टेम्परेचर t इनिशियल था, और जब टेम्परेचर t फाइनल हमने कुछ कर दिया बढ़ा के, तब इसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं कुछ R हो गया। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करोगे तो R माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल मिलेगा। हाँ सर बहुत सही बात, जबरदस्त, शानदार, एकदम लाजवाब, कोई इसमें कमी नहीं है सर, ठीक है। एक चीज मैंने इसमें और नहीं बताई है, आपको जरा उस चीज को गौर फरमा लेना, उसके बाद लिखना जो चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी क्या बोलते हैं, जो चेंज इन रेजिस्टेंस था ए, बेसिकली ये भी किसके प्रोपोर्शनल था, ए इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली R0 आ जाएगा, और क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt टाइम इंटरवल t इनिशियल टू, टाइम इंटरवल नहीं, टेम्परेचर t इनिशियल टू t फाइनल। अच्छा सर, तो एक R0 सर यहाँ पे और आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, अच्छा एक R0 यहाँ पे और आ जाएगा। अब इसे एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो R फाइनली जो रेजिस्टेंस हो गया वो R हो गया, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस R0 अल्फा t फाइनल माइनस t इनिशियल, यही होगा। R0 इधर चला जाएगा, R0 प्लस R0 अल्फा t फाइनल माइनस t इनिशियल, हाँ सर यही होने वाला है। इस चीज को थोड़ा कहानी समझ लेना, जब हम इसमें टेम्परेचर dt इंक्रीज किए तो इसका रेजिस्टेंस कुछ dr इंक्रीजमेंट है, और जो रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, R0 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt के। dt क्या था, टेम्परेचर में चेंज था। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। तो यहां से अगर हम अल्फा कॉमन करो, t फाइनल माइनस t इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा t लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम एक इसे कॉमन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, r इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। एक तोता वाला बच्चा क्या करेगा, इस रिलेशन को रट के बैठ जाएगा, लेकिन एक समझदार बच्चा इस चीज को समझेगा, इस चीज को समझेगा। क्योंकि अगर सपोज करो तुम्हारे पास जो ये अल्फा था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटी थी तो अल्फा भी आया था, अल्फा dt। अगर अल्फा जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में भाई साहब ये फार्मूला आपका वैलिड नहीं रहेगा और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, इस चीज को दिमाग में रखेगा, R इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा t। अल्फा कहाँ से आया था, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था, ठीक है। और इस अल्फा का एक नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है इतनी बात, अल्फा के बारे में क्लियरिटी मिल गई। R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। कोई समस्या, कोई समझ। अब एक हम इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जरा इस बात गौर फरमाना। हमने भी एक अच्छे और बुरे बच्चे की बात की थी, हमने कहा था एक अच्छा बच्चा इस बात को दिमाग में रखेगा, इसे अप्रोच को रखेगा। एक तोता बच्चा क्या करेगा, इसे रट के बैठ जाएगा। अभी हम फंसाते हैं जो बच्चा तोता है, तो तोते को भी फंसाते हैं, देखना वो फंस जाएगा। इस क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन फॉर्म किया जाए। क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं जरा देखना। अभी तुरंत क्वेश्चन आपके सामने बनाते हैं। इनिशियल टेम्परेचर क्या ले लेते हैं इसका, टी इनिशियल 37 नहीं बात, टी इनिशियल हमारा प्यारा सा नंबर ले लो 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत सही सर। इस समय इसका आर इनिशियल जो है ले लेते हैं 10 रुपये,
हाँ, अल्फा किस पे वैरी कर रहा है, अल्फा इक्वल टू है टी स्क्वायर, टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं, टी स्क्वायर प्लस 2t के बराबर है। ठीक है, टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। ठीक है, हमें बताना है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कब कब एट टी इक्वल टू कितने टेम्परेचर पे, टी इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखते हैं कितने वीर सुरवीर, कितने महान वीर ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करके आएंगे। स्क्रीन पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक हम इधर इरेज करते हैं। अगर आप इसे लिख ना पाए हो तो नोट कर लेना, क्योंकि अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। आप क्या समझे थे, सर आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन करा के आपको अलविदा करेंगे। हाँ, आप भले ना सोचो, लेकिन हम जरूर वहां तक सोचेंगे जहां तक आप नहीं सोचोगे। चलो, हमने क्या कहा था, जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा dr वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। अच्छा सर, और किसके, चेंज टेम्परेचर में जो dt चेंज आया है उसके। अच्छा सर, समझ में आया। और जब हम इसे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है और उसका नाम होता है आर इनिशियल, तो था ही, dt था ही, एक कांस्टेंट अल्फा आ गया है कि आर इनिशियल का कांस्टेंट dr इक्वल्स टू आर इनिशियल बेसिकली कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, अल्फा dt। यहाँ पे dt का ध्यान रखना, वो टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, नहीं तो पता लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन में आप टहलने लगो। ठीक है, dr क्या होगा, इनिशियली r फाइनल माइनस r इनिशियल होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू r इनिशियल। इंटीग्रेशन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेम्परेचर दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 2t के फॉर्म में, और इसे इंटीग्रेट करना है। टेम्परेचर का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, अगर आपको पता हो तो 45 डिग्री सेल्सियस से कहां से कहां तक, 75 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। वाह, तोते निकल जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन करने में आपके। ऐसा करते हैं, इसे आसान कर देते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस से क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से इसे कहां तक ले जाते हैं, या ऐसा करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देते हैं। सर महान है, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री। चलो, और फाइनल इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियल रेजिस्टेंस है 10 ओम के बराबर, 10 ओम। इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, टी क्यूब बाई 3, हाँ सर, प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, हाँ सर, इनिशियली 5 से 10, बहुत सही। पुट करोगे 10 प्लस 10 इंटू, यहाँ भी पुट करोगे कितना हो जाएगा, 100 1000/3, 1000/3 प्लस 100 माइनस 25 पंचे 125, 125/3 प्लस 25। वाह सर, मजा आया सर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन आप कर लेना। सर हम तो कर ही नहीं पाते कैलकुलेशन, तो हमारी जिंदगी का एक बहुत खतरनाक वाला शब्द है। चलो करके देखते हैं। 1000 है पहली चीज, तो 1300/3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 या 75 और 125 था, मतलब कितना हो जाएगा 200/3, 200/3। वाह, हाँ 200/3। अच्छा, 3 3 3 मशीन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1100/3। वाह सर, मजा आया, एकदम जबरदस्त, क्या आंसर लेके आए आप। तो फाइनली रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा
30 और इसे करोगे भाई साहब, वाह क्या करेंगे, वाह वाह मजा आ गया, वाह ये आपका फाइनली रेजिस्टेंस मिलेगा 10 ओम हो जाएगा। क्या मजाक नहीं कर रहे सर, वाकई बहुत लाजवाब है। हाँ चलो ठीक है, खैर ऐसे घटिया आंसर आपको मिलेंगे नहीं, जब कुछ ऐसा ड्यूरेशन मिलेगा। अल्फा टाइम पे डिपेंड कर, अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपको सही से दिया जाएगा ताकि आंसर अच्छा निकाल पाओ। खैर को जो कुछ भी है, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड किया तो सॉल्व हम इस अप्रोच से करेंगे, ना कि हम फार्मूले पे रखोगे और बच्चा परेशान हो जाओगे, आंसर कभी नहीं निकाल पाओगे। फार्मूले पे रखना तो एक कंडीशन के साथ रखना, कैसे रखना जरा इसे सिखा देंगे आपको। R नॉट 1 प्लस अल्फा की यहाँ पे अल्फा रहने देना, इंटीग्रेशन अल्फा dt कर देना। ऐसा जब कर लोगे ना, ये फार्मूले से भी आंसर निकाल लोगे। अगर ऐसा कर ले गए ना तो इस फार्मूले से भी आंसर निकाल लोगे। लेकिन फिर कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों को रटने का प्रयास ना करो, एज अ कॉन्सेप्ट दिमाग में बसाने का प्रयास करो। जब तुम कॉन्सेप्ट नहीं बसा पा रहे हो तो इसे क्या रट पाओगे। जिस दिन कॉन्सेप्ट रट गया ना, इसे बिना रटे याद हो जाएगा। और अगर इसे रटने में कौन गए तो फिर जीवन इसी के रटने में निकल जाएगा। बाकी यार इसमें छोटे छोटे सवाल किए कराए जा सकते हैं। इनिशियल 10 ओम दे दिया जाए, तुम्हें 10 ओम रेजिस्टेंस दे दिया जाए, टेम्परेचर इनिशियल कुछ दे दिया जाए, फिर फाइनल कुछ टेम्परेचर दे के अल्फा दे दिया जाए और पूछ ले कि फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो ये बच्चों वाले सवाल है, आप कर सकते हो, दिन भर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो करते जाओ करते जाओ। ये बहुत छोटे सवाल है तो मैं इसे करवा नहीं रहा हूँ। समझ तो रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन लेके ऐसे ही क्वेश्चन करा देंगे 400-500 करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अ कलर कोडिंग ऑफ कंडक्टर्स। इस चीज को समझना अब क्या चर्चा होने वाली है हमारी, डिपेंडेंसी of resistance on color coding of conductors। अच्छा बच्चा आप जब कभी कभी देखे होंगे अगर कोई आप मोबाइल तोड़े हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तोड़े होंगे तो उसमें कुछ डिवाइस मिलती हैं जिनमें कलर किए गए रहते हैं। वो कलर्स क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कभी सोचे हो इसके बारे में? अरे सर वो देखने के लिए अच्छा लगने के लिए तो बना देते हैं ताकि समझ में आए, हरा कलर, नीला, लाल ऐसा बना देते हैं, वो सब अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, सिल्वर, गोल्डन ऐसे लाइन बना देते हैं, अच्छा लगे ताकि देखने ना। हाँ कि आप बहुत छोटे थे तो इसलिए इतनी सोच होना आपके लिए लाजमी है, लेकिन आप थोड़े बड़े सोच रहे हो ना, तो मैंने कहा जब बड़े हो जाओ तो सोच अपनी बड़ी कर देनी चाहिए, सोच में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, मॉडिफाई करनी चाहिए अपनी सोच। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो वहाँ पे जो कलर्स होते हैं ना उनकी सिग्निफिकेंट होता है। क्या सिग्निफिकेंट होता है सर? वो बेसिकली उस रेजिस्टेंस के, उस कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा ये बता दो। बेसिकली ये सब जो रेजिस्टेंस होते हैं ना एक कॉमर्शियल पर्पज में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पज में अगर उन्हें उनकी रेजिस्टेंस के वैल्यू के लिए, उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताने के लिए क्या करते हैं, उन कलर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, ताकि जो इंजीनियर्स लोग हैं बेसिकली उन्हें यूज करेंगे कमर्शियल पर्पज में, तो जब कलर कोडिंग करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएंगे भाई साहब ये 10 ओम का है, 15 ओम वाला है, 20 ओम वाला है। अच्छा सर, तो सर कलर का मतलब उसमें सिग्निफिकेंट होता है? हाँ बेटा, कलर का उसमें बेहतरीन सिग्निफिकेंट होता है। कैसे होता है सर ये बताना। तो देखो जनरली आप कंडक्टर में 4 कलर देखे होंगे, 4 से ज़्यादा आप नहीं देखे होंगे। कोई कंडक्टर्स हो, इसमें जनरली आप 4 कलर देखते होंगे, 4 कलर देखते होंगे। ये मान लो पहला है,
मान लो दूसरा है, ये मान लो तीसरा है, ये मान लो चौथा। ठीक है, इन चारों कलर के अपने अपने महत्व होते हैं। इन चारों कलर के क्या होते हैं? अपने अपने महत्व होते हैं। क्या महत्व होते हैं? इसमें जो एक पहला दो कलर है, एक जो पहला दो कलर है क्या देता है? ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड। बेसिकली सब देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन सबके अलग अलग टाइप होते हैं ना, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस को देता है। और तीसरा वाला कलर जो है ये किसको बताता है? मल्टीप्लायर। पहला मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा मल्टीप्लायर का, पहला दूसरा मैग्नीट्यूड, तीसरा मल्टीप्लायर, और चौथा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा सर, टॉलरेंस, अच्छा सर, ओके सर। सर अब कैसे जानेंगे मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लायर? अब ये सब डिपेंड करते हैं कलर के ऊपर, कौन सा कलर रहेगा उसी हिसाब से उनकी मैग्नीट्यूड डिसाइड किए गए। अच्छा सर, जैसे सर बताइएगा, जैसे मान लो पहली पट्टी ब्राउन की बना दी गई, दूसरी ग्रीन की बना दी गई, तीसरी आपको येलो की मिल गई, चौथी आपको सिल्वर कलर या गोल्ड कलर की मिल गई, तो आप कैसे बताओगे भैया ये रेजिस्टेंस है? हाँ सर, तो मतलब सब कलर के अपने अपने महत्व होते होंगे। हाँ सर, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। हर कलर का अपना अपना महत्व है, हर कलर कुछ ना कुछ आपको देता है। तो सर कलर को मतलब याद करना पड़ेगा। हाँ सर, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, कष्ट तो करना। सर अभी तक तो आप कह रहे थे फिजिक्स को हम रटाया नहीं। बेटा मैंने फिर बताया, कमर्शियल पर्पज में यूज करने के लिए कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं, तो सिंबल हम पैदा थोड़ी करेंगे, वो जो बनाया तो नहीं डाटो जाके कहाँ है फिजिक्स में सिंबल बनाया हो, तो ओम को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हो, तो याद ही करना पड़ेगा ना। तो वैसे यहाँ पे ज्यादा सिंबल एक साथ आ रहे हो तो अब लग रहा हो कोई कहानी याद करे, लेकिन कोई बात नहीं, सिंबल को याद करने की हम आपको जबरदस्त वाली ट्रिक देने वाले हैं। इतना पहले आप नोट करो। चलिए अब एक चीज हम आपको लिखाने जा रहे हैं, लाइन लिखाने जा रहे हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife। देखो भाई, स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो मान लेना कि हम अंग्रेजी के मास्टर हैं, ठीक है, हम फिजिक्स सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। अब इसमें किन किन शब्दों का महत्व है इसे समझो। इसमें बेसिकली महत्व है बीबी ROY of a Great Britain has a very good wife, has a very good wife। ग्रेट ब्रिटेन इसका महत्व, ठीक है। अब क्या महत्व है? बी से क्या लिखेंगे? बी मतलब ब्लैक, ओके सर। और फिर सेकेंड बी इसका मतलब ब्राउन, अच्छा सर। रेड का मतलब रेड, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, ओके सर, संतरा खाएंगे। वाई का मतलब येलो। ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं ताकि ये सब एक लाइन में आ जाए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, येलो,
ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन 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 ग्रीन। अब इसके अंदर आगे नहीं लिख सकते हैं कोई। अब जब ये चाहता है कि एक लाइन हम नहीं आएंगे तो समझो, थोड़ा सा इधर अभी रेज करना पड़ेगा। तो आप नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर बेसिकली ग्रे, और डब्ल्यू फॉर व्हाइट। अच्छा सर, क्या सर ये फालतू बातें आप करवा रहे हैं, क्या मतलब है इनका? समझो क्या समझो। देखो महत्वपूर्ण बात लिख लेना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगली बात लिख लेना, ये बेसिकली नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्लैक का 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है, वायलेट का 7 है, ग्रे का 8 है, व्हाइट का 9 है और 10 किसी का नहीं है। ठीक है, इन नंबर्स को ही हम पहले और दूसरे स्थान पे लिखेंगे। ये क्या है? बेसिकली नंबर्स। ठीक है, इन्हें हम जनरली कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट या सेकेंड। अगर ब्लैक कलर होगा तो मानेंगे हम 0 है, और अगर ये वाली पट्टी रेड कलर की बना दी गई तो हम मानेंगे 2 है इसका। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा 0 2 आ जाएगा। 0 2 मतलब 2 आ गया। या फिर आप ऐसा हो सकता है, पहली पट्टी रेड कलर की बना दी जाए, दूसरी पट्टी ब्लू कलर की बना दी जाए। तो पहली पट्टी अगर रेड कलर की हो गई और दूसरी ब्लू कलर की हो गई तो मतलब रेड कलर का नंबर्स क्या होता है? 2, और ब्लू कलर का नंबर क्या होता है? 6। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 26। अब सर मल्टीप्लायर को कौन बताएगा? मल्टीप्लायर को अब देखते हैं कैसे इसका बताएगा। मल्टीप्लायर, ब्लैक कलर 10⁻0 मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, ब्राउन कलर 10⁻1 मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, और रेड कलर 10⁻2 को, और ग्रीन कलर सॉरी ऑरेंज कलर 10⁻3, येलो 10⁻4, ग्रीन 10⁻5 एंड वायलेट 10⁻6। अच्छा सर, इसका मतलब है अगर इतना पता हो जाए तो पूरी जिंदगी चली हमारी पूरी हो जाए, बस कलर याद हो जाए, बस सीक्वेंस वाइज। ओके, इसका 10⁻7, इसका 10⁻8, इसका 10⁻9। तो अब समझ लो, तीसरी पट्टी अगर आपको ब्राउन कलर की मिल जाए, रेड कलर की मिल जाए, ऑरेंज कलर की, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 10⁻1, 10⁻2, 10⁻7। जिस कलर की पट्टी होगी उस कलर से हम यहां से देख के उसका मल्टीप्लायर किया। अब बची टॉलरेंस की बात। टॉलरेंस से कैसे बताएंगे? टॉलरेंस के लिए याद रखो, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, यही 3 चीजें हमें टॉलरेंस में मिल सकती हैं। या तो गोल्ड मिलेगा, या तो सिल्वर मिलेगा, या तो नो कलर मिलेगा। अगर गोल्ड मिलेगा तो 10%। इसकी सहायता से क्या करेंगे? हम किसी भी कमर्शियल पर्पज पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे उनकी रेजिस्टेंस बता देंगे। कैसे बता देंगे? सपोज करो पहली पट्टी अगर ग्रीन की बना दी गई, पहली पट्टी किसकी समझ लो? ग्रीन की है। दूसरी किसकी समझ लेते? ऑरेंज की। तीसरी किसकी ले ले? ब्लैक की। चौथी किसकी ले ले? गोल्ड की। गोल्ड की ले लिया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अब ग्रीन के लिए हम सबसे पहले ग्रीन कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट वाली पे। ऑरेंज कौन सी? सेकंड में। मतलब ये दोनों पोजीशन किसे रिप्रेजेंट करती हैं? बेसिकली फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमेशा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस की। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? उसके लिए नंबर्स के पास जाना पड़ेगा। ग्रीन के लिए हम कौन सा नंबर है हमारे पास? ग्रीन के लिए हमारे पास जो नंबर है 5 है, और ऑरेंज के लिए कौन सा नंबर है? रेड है। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 53 आ जाएगा। 53 आ जाएगा, 53। और मल्टीप्लायर अब ढूंढेंगे क्योंकि तीसरे नंबर पे कौन होता है? अगर कोई नहीं है तो फिर हम रेजिस्टेंस इतनी बोल देंगे। अगर मान लो तीसरे नंबर पे कोई कलर दे रखा है तो क्या काम करेगा? मल्टीप्लायर का काम करेगा। अब कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। ब्लू कलर के पास मल्टीप्लायर क्या होता है? 10⁻6। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6। लास्ट क्या बचती है? टॉलरेंस। टॉलरेंस के लिए कौन सा कलर दे दिया? गोल्ड। गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस लिख देंगे 5%। ठीक है, प्लस माइनस 5%। इस सीक्वेंस में हम इसे लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टॉलरेंस थोड़ी सी गलत लिख पाई है, जरा ध्यान देना।
ये जो गोल्ड की होती है 5% होती है, और जो सिल्वर की होती है कितना होती है, 10% होती है। ओके, सिल्वर नो कलर के लिए 20% होती है। मतलब जैसे जैसे आप कीमती चीजों के पास जाओगे वैसे वैसे टॉलरेंस घटती चली जाती है। मतलब सबसे नो कलर कीमतलेस है एकदम, तो उसकी टॉलरेंस 20%। सिल्वर थोड़ा सा कीमती है तो उसकी टॉलरेंस 10%। और गोल्ड के पास चले गए भाई साहब बहुत भी कीमती चीज है तो उसके लिए टॉलरेंस आपको 5% मिलेगी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए चीजें बताई हैं। फिजिक्स में इसका कोई लॉजिक नहीं होता कि कौन सी चीज महंगी है कौन सी चीज सस्ती है। अभी भी आप लोगों को पास कंफ्यूजन बहुत सारे बरकरार होंगे, लेकिन इसे दिमाग में रखने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपको एक कलर्स याद होने चाहिए इस सीक्वेंस में। याद करने का तरीका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ये तरीका आप रखोगे तो अब इसमें सारे शब्द का क्या महत्व है वो चीज मैंने एक बार आपको समझा दी। अब ये भी टाइम पास करना है तो कल सुबह तक करते रहो आराम से, ठीक है। एक है, हम तुम्हें एक कलर देंगे जिसमें आपको रेजिस्टेंस बताना होगा। देखते हैं कितने ऐसे महापुरुष लोग हैं जो बता पाते हैं। चलो अब तो क्या किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग पूरी की और तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आया और तुम्हें क्या करना पड़ा उस प्रोजेक्ट में, रेजिस्टेंस को लगाना पड़ा। रेजिस्टेंस का जो स्वरूप था उसे देखने का प्रयास करना। रेजिस्टेंस का जो स्वरूप था कुछ ऐसा था, उसमें क्या गिवन थे, कुछ कलर वलर दे दिए थे। क्या दिया था, पहले रेड दे दिया था, हाँ सर। दूसरे नंबर पे ऑरेंज दे दिया गया था। तीसरे नंबर पे ब्राउन दे दिया गया था। और चौथे नंबर पे सिल्वर दे दिया गया था। एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ सब कुछ सीख लेना, इसके बाद हम कराने वाले नहीं इतने छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस आपको क्या है ये बतानी है। तो क्या करोगे, बीबी रॉय के पास जाओगे, बीबी रॉय फॉर ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, और इनसे कहोगे भैया सब कलर का आप महत्व बता दो। तो बीबी रॉय साहब जाएंगे, बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। हर कलर का महत्व, इसका ब्लैक, इसका ब्राउन, इसका रेड, इसका ऑरेंज, इसका वायलेट, इसका ग्रीन, इसका ब्लू, इसका बीबी रॉय ऑफ अ ग्रेट बीबी रॉय ये वाई है और इसका हो जाएगा येलो, ब्लू और ये वायलेट और ये ग्रे और ये व्हाइट। अब देखो पहले नंबर पे कौन है, रेड तीसरे नंबर पे आ रहा, तो इसका जो नंबर्स होंगे 3 होंगे। दूसरे नंबर पे ऑरेंज कौन से नंबर पे आ रहा है सीक्वेंस में, चौथे, तो इसका 34 हो जाएगा। आर इसको तो लिख रहे हैं 34। मल्टीप्लायर के पास जाओ, ब्राउन है, ब्राउन सेकंड नंबर पे, तो इसका मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻², 1। बहुत सही, मजा आ गया। रेड क्या लिखे हो, रेड 3 लिखे हो, बहुत सही, रेड होगा 2। और ऑरेंज इसके पास क्या था, ऑरेंज 3, 10⁻1 प्लस माइनस। टॉलरेंस क्या है, सिल्वर गिवन है, सिल्वर की टॉलरेंस क्या होती है 10% बच्चा। और क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। तो जब आप इंजीनियर होंगे तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। जिन्हें आनंद मिलता होगा इन सारी चीजों में, मजा आता होगा, वो तो भाई जाके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, हम यस रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ भी करो कैसा भी करो, लेकिन अभी जानना आपके लिए जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहो। और बाकी यार फिर क्या रहे, आज हमारा सेकेंड लेक्चर था और उम्मीद है कि शिद्दत के साथ आप इसे देखे होंगे और पूरा अपने दिल की सारी धड़कनों को थाम के इस लेक्चर को देखे होंगे और आपकी शायद धड़कनें भी थम गई होंगी आफ्टर दिस लेक्चर कि मैंने इस लेक्चर में एक अच्छे सीक्वेंस में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे होने वाला है। सर रेजिस्टेंस कितनी बड़ी चीज़ है, कब तक इसे पढ़ाएंगे,
भाई साहब इस पूरे चैप्टर में ही रेजिस्टेंस और करंट से ही खेलना है ना, क्योंकि नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका। तो अगले लेक्चर्स में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, फ्लो, फोल्डिंग सिमेट्री, ये सब चीजें कल आपको मिलने वाली हैं। और उस लेक्चर्स के बाद आप सीधा बेसिक सर्किट भी मूव कर जाओगे, जहाँ पे केवीएल, केसीएल ये सारी चीजें पढ़ोगे, बैटरी को जोड़ना। और लास्ट लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, इंस्ट्रूमेंट पे होने वाला है। तो मे भी अब 3 लेक्चर इसमें और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन चैप्टर ही नहीं खत्म होगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी सारे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते टाइम कि सीक्वेंस बेहतर रहे, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठे। और फिर चलते चलते इतनी बात बोल के जाऊंगा, प्लीज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा करो तो उसमें रटने का प्रयास ना किया, क्योंकि जितना आप रटोगे उस सब्जेक्ट से अपनी दूरियां उतनी ही बढ़ाते चले जा रहे हो। और सब्जेक्ट यार पढ़ने का अवसर मिला है तो उससे मोहब्बत करो, ठीक है। बाकी चलते हैं यार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।